नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पॉपुलर ऑक्शन हाउस सदबी ने रविवार को पुष्टि की कि वह अपनी नेटिवली डिजिटल ग्लिचिज्म ऑक्शन को कैंसिल कर रहा है, जब एक विषय रूप से फीचर्ड आर्टिस्ट ने कहा कि वह फीमेल आइडेंटिफाइंग आर्टिस्ट के रिप्रेजेंटेशन की कमी का हवाला देते हुए अपनी आर्ट को विड्रॉ करेगा। पैट्रिक मैडन, जिसका काम ग्लिच आर्ट के रूप में जाने जाने वाली विजुअल स्टाइल के इर्द गिर्द घूमता है, उन्होंने कहा कि सदबी का ग्लिचिज्म कलेक्शन और इंक्लूसिव होना चाहिए था। सदबी की ग्लिचिज्म सेल शुक्रवार को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन ऑक्शन के रूप में शुरू हुई, जो 21 आर्टिस्ट के NFT से बनी ग्लिच आर्ट की जॉनरा पर फोकस करती है। आर्टवर्क्स के मीडियम जेपेक्स के रूप में स्टैटिक इमेजेस से लेकर MP4s और GIFs तक होते हैं, जो कंप्यूटर मैलफंक्शंस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जिटर और डिस्टॉर्ट होते हैं। हालांकि आज तक सेल्स होल्ड पर ही है। सेल्स सदबी की ऑडली सैटिस्फाइंग ऑक्शन के बाद होती है, जो इसके नेटिवली डिजिटल अम्ब्रेला के अंतर्गत आती है, जिसमें ARC और लुकास सनोटो जैसे नामों से 58 NFT पीसेज और आर्टवर्क शामिल हैं। हालांकि हर पीस की ओनरशिप एक NFT द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। सदबी ने अपनी वेबसाइट पर नोट किया था कि ग्लिच आर्ट का जॉनरा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और वेब3 स्पेस के कहीं आगे तक फैली हुई है, जिसकी जड़ें डिजिटल एसेट से पहले की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एपकॉइन कम्युनिटी ने एक प्रस्ताव पर वोट किया है, जिसने इस विचार को खारिज करते हुए एक नई NFT सीरीज के क्रिएशन का सुझाव दिया है। एपकॉइन आर्मरी क्लब और एपकॉइन पेट क्लब 2 NFT कलेक्शंस थे, जिन्हें हर 20,000 NFT के लिए डिजाइन किया गया था। 83.95% वोटर्स ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके फेवर में 10.01% कम्युनिटी थी। NFT को क्रिप्टो कम्युनिटी को फ्री में सौंप दिया जाएगा, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट $168,000 होने का अनुमान है। NFT कलेक्शंस की मल्टी लिंक नेचर का मतलब है कि इसे दूसरे NFT और मेटावर्स प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि अदर साइड, डिसेंट्रलैंड और द सैंडबॉक्स। ऐसी ही एक संभावना जिस पर प्रस्ताव संकेत देता है वो है कि NFTs दूसरे मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के 3D वर्ल्ड्स में प्रकट हो सकते हैं। पूरा प्रस्ताव NFT की इमेज को शोकेस करता है। प्रस्ताव का दावा है कि दोनों कलेक्शंस के सभी NFT कुछ अधिक रेयर फीचर्स के साथ अपने तरीकों से यूनिक हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। डिसेंट्रलैंड का सेकेंड एनुअल मेटावर्स फैशन वीक 28 से 31 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। एडिडास, कोच, डीकेव, डीजल और टॉमी हिल्फिगर सहित ब्रांड्स गिफ्ट्स और टोकन गेटेड एक्सेस की ऑफरिंग करते हुए वेब3 कम्युनिटीज के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ऑर्गेनाइजर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह सबसे बड़ा डिजिटल फैशन इवेंट है। पिछले साल इस इवेंट में 108,000 उपस्थित लोगों की मेजबानी की गई थी। इसके 5 दिनों के दौरान 7,000 से ज्यादा वेरिएबल्स खरीदे गए, जिनकी कुल कीमत लगभग $77,000 थी। मेटावर्स फैशन वीक को फर्स्ट इटरेशन के बाद से कई अपडेट प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए, उपस्थित लोग अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके विशेष रूप से फीचर्ड आइटम्स खरीद सकते हैं। साथ ही पहनने योग्य वस्तुएं जो डिसेंट्रलैंड के बाहर पहनी जा सकती हैं, वह भी बेची जा रही हैं। डिसेंट्रलैंड 3D वर्चुअल वर्ल्ड है जो इस इवेंट को होस्ट करता है। MVFW को इसके UNXT लग्जरी फैशन डिस्ट्रिक्ट और उभरते ब्रांड्स के लिए नए फैशन प्लाजा में पाया जा सकता है। ब्रांड $5,000 से शुरू होने वाली एक्टिवेशंस सेटअप करने के लिए डिसेंट्रलैंड एरियाज के ओनर्स को भुगतान करते हैं। ओवर टू यू संदीप। टाइटेनियम ब्लॉकचेन के कैलिफोर्निया स्थित CEO माइकल स्टोलरी को इन्वेस्टर्स के साथ $21 मिलियन की धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत में टाइटेनियम ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज द्वारा इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की गई थी। इन्वेस्टर्स ने ICO में भाग लेने के लिए बार्स नामक क्रिप्टो टोकन खरीदा था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स और ओवरसीज से लगभग $21 मिलियन जुटाए गए थे। हालांकि 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत में स्टोलरी पर अन्य आरोपों के साथ साथ रेगुलेटर के साथ ICO को रजिस्टर नहीं करने का आरोप लगाया गया था। जुलाई 2022 में उन्हें फ्रॉड स्कीम चलाने के आरोप में सिक्योरिटीज फ्रॉड की एक काउंट के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने TBIS के व्हाइट पेपर्स के गलत पहलुओं को स्वीकार किया और TBIS वेबसाइट पर फेक क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स के डालने के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के साथ बिजनेस रिलेशनशिप का झूठा दावा किया।
जिनमें सभी ने TBIS की वैधता और प्रॉफिट की संभावना के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का काम किया। SEC के अनुसार उन्होंने ICO इन्वेस्टर्स के फंड्स को पर्सनल एक्सपेंसेस के तौर पर उपयोग किए जाने की बात स्वीकार की, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल जैसे असंबंधित खर्चों का भुगतान करना। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मेन स्ट्रीम गेम स्टूडियोज ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर ध्यान देने योग्य कदम उठाए हैं। पिछले साल जुलाई में माइनक्राफ्ट के डेवलपर मोजांग स्टूडियोज ने NFTs और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। नवंबर तक रॉकस्टार गेम्स ने अपनी वेबसाइट को यह निर्धारित करने के लिए अपडेट किया कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V के लिए फैन ऑपरेटेड सर्वर्स अब क्रिप्टो एसेट्स, विशेष रूप से नॉन फंजिबल टोकन्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वॉल्टर ली, जो BNB चेन में गेमिंग ग्रोथ लीड है, उनका तर्क है कि बैन सामान्य ब्लॉकचेन टेक की तुलना में NFT गतिविधियों से अधिक संबंधित है और वो प्लेयर सेफ्टी की गारंटी के लिए एक बार अधिक रेगुलेशन होने के बाद मेन स्ट्रीम के स्टूडियोज टेक्नोलॉजी को वार्म अप कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, अभी भी Web3 के आसपास एजुकेशन और रेगुलेशन की कमी है, इसलिए कुछ यूजर्स और कंपनियां अभी भी इसके साथ जुड़े बेनिफिट्स और स्कैम्स के बारे में संदेह कर रही है। मोजांग स्टूडियोज ने प्रतिबंध के कारणों के रूप में NFT वॉच ट्रेडिंग और डिजिटल ओनरशिप के आसपास के मुद्दों के साथ साथ कुछ थर्ड पार्टी NFT इंटीग्रेशंस के आसपास रग पुल की ओर इशारा भी किया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।